अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज की शुमारी में हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन क्या था। प्लानिंग कमीशन हिंदुस्तान ने कब एस्टेब्लिश किया, प्लानिंग कमीशन कहाँ से बारो किया गया, प्लानिंग कमीशन के पीछे मकासद क्या थे, यानी इसका निस्बुल ऐन क्या था, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने इसको अप्रूवल क्यों दिया और इसमें कितने मेंबरान होते हैं, सेक्रेटरी किस तरह काम करता है और ये प्लानिंग कमीशन किसने एडवाइस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप प्लानिंग कमीशन बनाएं। इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, प्लानिंग और प्लान। ये दो चीज़ें अगरचे एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, एक दूसरे से निकले हुए हैं, एक दूसरे की पहचान वाले अल्फाज हैं, लेकिन प्लान और प्लानिंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मानो कि आपने मकान बनाए हैं, आपने उनकी चार दीवारी बनाई है मकान की, अब आपको बाकी चीज़ें उस पर करनी हैं। मानो कि आपको इस पर वाल पट्टी लगानी है, आपको खिड़कियाँ लगानी हैं, इस पर शीशे लगाने हैं खिड़कियों में, और वाह बाकी चीज़ जो रूफ़ जो आपको लगाना है, बाकी चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं फिटिंग करानी है, बिजली फिटिंग करानी है, या वाटर पाइपिंग इसको लगानी है, यानी प्लम्बर से वो फिटिंग करानी है, प्लम्बर वाली फिटिंग यानी वाटर रिलेटेड फिटिंग। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों में आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, जिन चीज़ों को, ये सब काम तो आपको करना ही करना है। ये सब चीज़ें क्योंकि आपको मकान बनाना है, आपको कोई चीज़ तैमीर करनी है, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों का होना ज़रूरी है और ये लाज़मी बन जाता है कि ये सब चीज़ें आपके मकान में हो। लेकिन अब मसला ये है कि आपने मकान बनाया, यूँ-त्यों करके आपने मकान बना लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी आमदनी कलील है, यानी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही साथ ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उन्हीं चीज़ों को पहले इम्पोर्टेंस दोगे, यानी आप एलोकेट मनी करोगे उन्हीं चीज़ों को। मानो कि आपकी 10,000 की सैलरी है, 4,000 आपके घर के खाने-पीने पे खर्च होता है। अब 6,000 जो है, 6,000 में आप क्या करेंगे, 6,000 में 1,000 रुपया आप क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए रखेंगे, क्योंकि खुदा न ख़ास्ता ऐसा हो सकता है, बीमार पड़ सकता है कोई, तो ये घरों में ऐसे मामूल होता है। और बाकी जो 5,000 है उस पे आप मकान पे काम लगाओगे, मानो कि खिड़की का काम करोगे उस पे। अब क्वेश्चन ये है कि जब मकान बना लिया तो बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मकान की ज़रूरियात हैं, उनको आपको पूरा करना ही करना है। लेकिन चूँकि आपकी आमदनी कलील है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें आप एक ही साथ नहीं कर सकते हो, तो आपने स्टेप वाइज़ करना है। आपको सिलेक्शन करनी है कि अगर मुझे खिड़कियाँ भी लगानी है, मुझे शीशे भी लगाने हैं, मुझे वॉल पुट्टी भी करानी है, मुझे ये क्या कहते हैं, बिजली फिटिंग भी करानी है, हमें वाटर फिटिंग भी करानी है, तो ये सब चीज़ें करानी हैं, हमें टाइल्स भी लगाने हैं, हमें बाकी पैनलिंग भी करानी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कौन-सा चीज़ ज़रूरी है पहले? जिन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मानो कि खिड़कियों की ज़रूरत है, शीशे लगाने ज़रूरत है, बिजली फिटिंग करानी ज़रूरत है, या आर्ज़ी तौर पर बिजली, ये चीज़ें ज़रूरत है। बाकी चीज़ें, जब ये चीज़ें आप मुकम्मल करोगे, इसके बाद आप बाकी चीज़ों को उठा सकेंगे, तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं, यानी स्टेप वाइज़ कोई काम करना। और प्लानिंग कमीशन की जो हिस्ट्री है, प्लानिंग कमीशन का मतलब ही होता है जिन ममालिक में, जिन कंट्रियों में इकोनॉमिक पोजीशन बहुत कमज़ोर होती है। आप समझ रहे हैं ना? जिन ममालिक में, जिन कंट्रियों में, जिन देशों में इकॉनमी बहुत कमज़ोर होती हैं और वो कंट्री को यकसर एक ही बार डेवलपमेंट की राह पे नहीं चला पा रहे हैं, तो उन कंट्रियों के लिए प्लानिंग कमीशन का एहतमाम किया जाता है। यानी प्लानिंग कमीशन का सिंपल मकसद यही है, स्टेप वाइज़ डेवलपमेंट इन द कंट्री। समझ में आया आपको? यानी ये उन गरीब देशों के लिए प्लानिंग कमीशन होती हैं जो एक साथ कंट्री को एक डेवलपमेंट नहीं दे सकते, बल्कि स्टेप वाइज़ उनको कराना है। इसलिए हिंदुस्तान में भी प्लानिंग कमीशन का एहतमाम किया गया, तो इसका मकसद यही था कि हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हिंदुस्तान में जितने लोगों की जो श्रृंखला है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऐसे में लोगों को किस तरह फीड कराया जाए और उनके डेवलपमेंट के असबाब जो हैं किस तरह मुहैया फरमाए जाएँ, तो इन हालात को मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट द्वारा एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। अब समझ में आया? और ये प्लानिंग कमीशन कहाँ से लाया गया, इधर मैं लिखूँगा, आप याद रख लीजिए। प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन हमने रशिया से लाया है। वी हैव ब्रॉट प्लानिंग कमीशन फ्रॉम रशिया। देखिए, रशिया से प्लानिंग कमीशन बारो किया गया है, यानी ये जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखें, पीटी नेहरू इधर मैं लिखूंगा,
पीटी नेहरू ने लाया है। पीटी नेहरू borrowed planning commission from Russia in 1927 1929 माफ कीजिएगा 27 मई 1929 को जवाहरलाल नेहरू रशिया के टूर पे जाते हैं। लेकिन उस वक़्त हिंदुस्तान की जो स्थिति होती है, हिंदुस्तान में उस वक़्त अंग्रेज़ों का कब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है, उनका गलबा होता है। लेकिन हिंदुस्तान में नेशनल मूवमेंट अपने अरूज पर थी उस वक़्त। 1929 में हिंदुस्तान पहली बार हिंदुस्तान ने ऐलान कर दिया और ये जलसे में बात कह दी कि वी नीड पूर्ण स्वराज, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 से पहले हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस चाहता था, यानी प्रेवलेंशियल ऑटोनॉमी, यानी वो कहता था कि एक्सटर्नली वी आर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश फेडरेशन, पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एज ए फेडरल सिस्टम, बट इंटरनली वी शुड बी फ्री। लेकिन हिंदुस्तानियों की ये डिमांड्स अंग्रेज़ों ने पूरी नहीं की, तो 1929 में जब लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ तो उसमें ये चीज़ें कही गई कि पूर्ण स्वराज, नाउ वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ कॉलोनियल रूल। इसी दौर पीटी नेहरू जब रशिया गए 1929 में, तो उसने वहाँ पर स्टालिन को देखा। स्टालिन एक डिक्टेटर थे रशिया के, जोसेफ जुगेश्वल स्टालिन, जिसको स्टील मैन ऑफ रशिया भी कहते थे। उसने अपनी कंट्री में प्लानिंग कमीशन करा के 3 साल का प्लानिंग कमीशन करा के, मानो कि उन्हें 3 साल के लिए कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए थे। प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करके उन पर काम किया जाता था। उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद बाकी प्रोजेक्ट्स बाकी काम किए जाते थे। ये स्टेप जवाहरलाल नेहरू को बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने कहा भाई अगर हिंदुस्तान जब आज़ाद होगा, उनको उम्मीद थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हो जाएगा तो उस वक्त प्लानिंग कमीशन में ज़रूर अपने मुल्क में राइज करूँगा। और बाद में हुआ भी यही कि प्लानिंग कमीशन के लिए जो हमारे हिंदुस्तान में जो बोर्ड ऑफ, जो हमारे यहाँ बोर्ड यानी एडविजरी, माफ़ कीजिएगा, एडविजरी, शाबाश, एडविजरी प्लानिंग बोर्ड, एडविजरी प्लानिंग बोर्ड ने 1946 में इस प्लानिंग कमीशन के लिए रिकमेंड किया, रिकमेंडेशंस की। यानी एडविजरी प्लानिंग बोर्ड ने 1946 में जब हिंदुस्तान में पहली बार गवर्नमेंट बनी, जब कैबिनेट मिशन तो मैंने आपको पढ़ा लिया है, कैबिनेट मिशन, और इंशाल्लाह जायद सर भी अपने लेक्चर में पढ़ाएंगे। कैबिनेट मिशन पहली बार हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने के लिए भेजा गया था। और उसमें क्या हुआ, जब हिंदुस्तान में इलेक्शंस हुए तो बाद में मैंने इससे पहले इसका जिक्र किया कि मुस्लिम लीग ने 73 आउट ऑफ 78 लिए, और जबकि जो आईएनसी उसने 208 सीट्स आउट ऑफ 292 में लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान में एक बॉडी बना दी गई जिसका नाम था एडवाइजरी प्लानिंग बॉडी। ये सेंटर और स्टेट टू ने, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने इकट्ठे म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब के ज़रिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, प्लानिंग बोर्ड बनाया, जिसमें रिकमेंड किया गया कि हिंदुस्तान आज़ाद जब होगा, अब तो हिंदुस्तान चूंकि आज़ाद हो ही चुका था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुस्तान को हैंड ओवर की गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट में ज़रूर प्लानिंग कमीशन का जिक्र करेंगे और लाएंगे। तो उन्हें रिकमेंड किया। बाद में प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 यानी 1950 से हिंदुस्तान की सरजमीन में बहैसियत एक नया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इस्तेमाल, अपना पावर इस्तेमाल करने लगा। मैं समझाऊंगा कि प्लानिंग कमीशन, अब इधर मैं लिखूंगा प्लानिंग कमीशन क्या स्टैट्यूटरी बॉडी थी या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी या कुछ और था। देखिए इधर मैं लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस बॉडी को कहते हैं, यानी दैट बॉडी, दैट सिलेक्टेड बॉडी विच हैज़ अप्रूवल, विच हैज़ प्रोविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन्स हैं जो प्लानिंग कमीशन को पावर देते हैं। देखिए नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो,
ठीक है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन है वो एक कमीशन है, उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, तो उसको हम कहेंगे कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? आप कहोगे नहीं, इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट मीन इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नॉट मेंशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सेकंड, अब क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर स्टेचुटरी होगा, स्टेचुटरी बॉडी होगी। स्टेचुटरी बॉडी किसको कहते हैं? यानी वो बॉडी, वो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, जिनको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास किए और बाद में इसको क्या किया, बाद में इसको प्रेसिडेंट ने अपना प्रेसिडेंटल असेंट किया, तो उसको हम कहेंगे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी एनी बिल, एनी रेजोल्यूशन विच इज पासड इन द any resolution which is passed by the both houses of the parliament and got assent from the president, that is called statutory body। लेकिन ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी। अब क्वेश्चन ये क्या था फिर प्लानिंग कमीशन अगर इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, अगर ये पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास नहीं किए हैं, तो अब क्वेश्चन ये है फिर भाई ये क्या है? फिर अगर स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं, फिर क्या है? इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये इधर लिखिए, आप सुन लीजिए, आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती हैं जिसका जिक्र न कॉन्स्टिट्यूशन में होता है और ना पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास हुआ होता है और ना इस पर प्रेसिडेंट का एसेंट होता है। बस हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको कहते हैं जो प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टरों ने वोटिंग के जरिए पास किया हो, उसको हम कहेंगे ये रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन वो भी एक किस्म का, सारे रेजोल्यूशन लॉ नहीं होते, लेकिन रेजोल्यूशन उसको लॉ का इफेक्ट होता है। अगर मेरे सामने आप होती तो हमें आपको समझा लेता मिसालों से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करें। फिर मैं कहूँगा कि रेजोल्यूशन के ज़रिए बॉडी बना दी गई। उस वक्त जो आईएनसी की कैबिनेट थी, कैबिनेट यानी सीनियर मिनिस्टर्स जो आईएनसी के थे, उन्होंने ही बनाया। इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट हैज़ बीन मेड बाय द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द आईएनसी गवर्नमेंट थ्रू द रेजोल्यूशन बाय वोटिंग। यानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने इसको पास नहीं किया, बल्कि ये प्रेजेंट उस वक्त जो कैबिनेट थी, जवाहरलाल नेहरू के अंडर जो कैबिनेट थी, यानी सीनियर मिनिस्टरों की 14 या जो 21 से ज़्यादा हिंदुस्तान में रिकॉर्ड रहा है 21 से 27 की ये कैबिनेट होती हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं होता है कि कैबिनेट मेंबर्स कितने होने चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड का जिक्र नहीं है। ये 352 आर्टिकल के जरिए इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 74 आर्टिकल में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हुई है, ये याद रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 किस्म के मिनिस्टर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं कैबिनेट, जस्ट टॉप मोस्ट सीनियर रैंक के मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट होते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती हैं जिनको हम स्टेट मिनिस्टर्स कहते हैं, ये याद रखें आप। सेकंड कैटेगरी स्टेट मिनिस्टर्स की होती हैं और थर्ड कैटेगरी डिप्टी स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। इसलिए बच्चों को ये कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, वो कहते हैं अरे हेल्थ मिनिस्टर वो है, तो आपस में लड़ते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर आपको यहाँ 3 दिखेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो सीनियर, असल में उसी को पोर्टफोलियो दिया जाता है, डिपार्टमेंट उसी को हैंड ओवर होता है, लेकिन ही इज़ असिस्टेड बाय स्टेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर के अंडर असिस्टेंस के लिए डिप्टी स्टेट मिनिस्टर काम करते हैं। इसलिए हेल्थ का डिप्टी स्टेट मिनिस्टर एक होगा, स्टेट मिनिस्टर एक होगा और कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लेकिन सीनियर मिनिस्टर इन तीनों में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये याद रखेंगे। और ये जो प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन वाज पास्ड थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। उस वक्त कैबिनेट, मैंने आपको कहा स्टेट मिनिस्टर्स कैबिनेट की मिनिस्टर्स में जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, स्टेट मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड इन द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग विद सम एक्सेप्शंस। अगर ये क्या कहते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्टेट मिनिस्टर को अलाउ किया तो वो कैबिनेट की मीटिंग में
आ सकता है। और डिप्टी स्टेट मिनिस्टर्स का जहाँ तक ज़िक्र है, वो कभी कैबिनेट की मीटिंग में ये उनको इनवाइट नहीं किया जा सकता है, ना वो आते हैं, ना उनका हक है। इस तरह ये प्लानिंग कमीशन जो थी, आप सुन लीजिए, प्लानिंग कमीशन जो थी, प्लानिंग कमीशन को पास करने में सिर्फ कैबिनेट का हक है, चाहे वो 21 मेंबरान पर मुश्तमिल थी या चाहे वो 27 मेंबरान पर मुश्तमिल थी। मैंने आपको ये पॉइंट कहा कि कैबिनेट का वर्ड ये नहीं लिखा, और कैबिनेट की स्ट्रेंथ भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र ही नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को मानता है, तो वहाँ पर उसूल रहा है कि वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर 21, ज़्यादा से ज़्यादा 21 होते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में भी हम डिफरेंट गवर्नमेंटों में हम सिर्फ 21 से 27 तक कैबिनेट मिनिस्टरों की लिस्ट देख सकते हैं, यानी 27 मिनिस्टर हो सकते हैं कैबिनेट। अब यही कैबिनेट के रेजोल्यूशन द्वारा ये पास किया गया कि हम हिंदुस्तान में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, जो मानो कि जो गवर्नमेंट को मदद करेंगी, एडवाइस करेंगी कि किन मामलात में आपको क्या करना है, किन मामलात में इकॉनमी को किस तरह डेवलप किया जाए। ठीक है। और ये प्लानिंग कमीशन का जहाँ तक टेन्योर था, ये याद रखें आप, प्लानिंग कमीशन का टेन्योर 5 साल, यानी 5 साल के लिए टेन्योर इसका। और जो इसका चेयरमैन होता था, याद रखें, इसका टेन्योर 5 साल, 5 इयर्स इसका टेन्योर था। यानी प्लानिंग कमीशन का टेन्योर, यानी जो ड्यूरेशन था मेम्बरान की, वो 5 साल। 5 साल प्लानिंग कमीशन, पहला प्लानिंग कमीशन जो लॉन्च किया वो 1951 से 1956 तक। लेकिन बीच में यहाँ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो है, इसको हॉलीडे प्लानर्स भी कहा गया बीच में, क्योंकि बहुत से 1960 में 2 बार हिंदुस्तान को युद्ध का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान से भी, चाइना से पहले 1962 में, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 1965 में। तो उन हालात 1966, 1967, 1968 में अगर हम देखें, तो ईयर का ही प्लानिंग कमीशन रहा है। इसमें बीच बीच में कुछ परिवर्तनें आई, कभी ये 3 साल तक ही रहा, कभी 1 साल तक प्लानिंग कमीशन, चूंकि ये एस्टेब्लिश किया गया था, ये मुकर्रर पाया गया था कि 5 साल का इसका टेन्योर होना चाहिए। लेकिन बीच में कुछ किल्लतों की वजह से ये 1 ही साल तक टिक पाया, 1 ही साल तक, इसलिए क्रिटिक्स ने बाज़ औक़ात इसको हॉलीडे प्लानर्स भी कहा है। आप ये चीज़ें याद रखें, क्योंकि मैं इंग्लिश में आपसे बातें करता, मुझे लगता है कि इंग्लिश से बेहतर हैं आप, उर्दू में ही समझ लीजिए बात को। अच्छा, अब रह गई बात कि जो इसका टेन्योर होता है वो 5 साल तक होता है, और जो इसका चेयरपर्सन होता है, इसका हेड चेयरपर्सन होता है, यानी जो चेयरपर्सन, इसका चेयरमैन, जो इसका चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का, वो प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये है, जो पहला ये प्लानिंग कमीशन किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरपर्सन थे। अब डिप्टी चेयरपर्सन कौन होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव हेड इसका जो होता है, फंक्शनल हेड। आपको समझ में आया? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है, यानी चेयरमैन जो होता है वो एक्स ऑफिशियो, ये ज़रूरी नहीं है वो फुल टाइम रहेगा, लेकिन असल में इसका काम, जो प्लानिंग कमीशन का काम, वो डिप्टी चेयरमैन करता है। कौन? डिप्टी चेयरमैन असल में प्लानिंग कमीशन का काम करता है। डिप्टी चेयरमैन इसका काम करता है प्लानिंग कमीशन का। असल में डिप्टी चेयरमैन जो होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है फिक्स टेन्योर के लिए, और वो एंजॉय करता है, ये याद रहे, डिप्टी चेयरमैन जो होता है, ही एंजॉयड द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। दैट मीन्स, अब मैंने अभी कहा कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक क्या होती है। कैबिनेट मिनिस्टरान जो होते हैं, वही गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, हमें क्या करना है। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो हैं, ही इज हिज रैंक इज इक्वल टू ए कैबिनेट मिनिस्टर। और मैंने अभी कहा था कि इन कैबिनेट मीटिंग स्टेट मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड, बट द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज इनवाइटेड इन ऑल द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट. What is the difference between cabinet minister and deputy chairman of the planning commission? The main difference is that the deputy chairman can attend the meetings of cabinet, but he cannot vote for any issue, while as cabinet ministers can attend as well as vote. यानी वो वोट भी डाल सकते हैं किसी मामले में, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सिर्फ सुन सकता है, अटेंड कर सकता है, इसका हक नहीं है वोट डालने का। और दूसरी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर जो हमारे यहाँ होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्रियान बहुत होते हैं, जिनमें हेल्थ मिनिस्टर होता है, बाकी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन जिसको हम कहते हैं उसका होता है, यहाँ पेट्रोल, बाकी आयरन पेट्रोल, बाकी इंडस्ट्रीज का होता है, यहाँ एनर्जी रिसोर्सेज का। इसी तरह प्लानिंग
प्लानिंग मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द कमीशन। यानी ये कभी भी इस मीटिंग में आ सकते हैं और कभी भी आपने सजेशंस दे सकते हैं आपको क्या करना है, किस तरह करना है, ये भी इसके मेंबर हैं। और बाकी जो इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं, यानी जो इसी से जुड़े हुए हैं, उनका टेनवर यहाँ मैं लिखूंगा, उनका टेनवर वो 4 से, टेनवर तो 5 साल ही है उनका, वो 4 से 7 हो सकते हैं जो फुल मेंबरान होते हैं। फुल टाइम मेंबर इसके जो होंगे वो 4 से 7 होंगे, लेकिन इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर, इट डिपेंड्स अपॉन द कैबिनेट, वो कितने इसके मेंबर बना सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और और जो प्लानिंग कमीशन, इसका एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जो उसका होता है वो सीनियर, इसका एक सेक्रेटरी होता है वो सीनियर IAS ऑफिसर होता है, याद रखें। और सेक्रेटरी का काम क्या होता है, यही पॉइंटर्स करता है, पॉइंटर्स डिक्टेट करता है किस तरह करना है, क्या करना है, और ये करेक्शंस करता है पॉइंटर्स में। मानो कि प्लानिंग कमीशन ने क्या डिसाइड किया उनमें, वो पॉइंटर्स इसी का काम है, उनको मेंशन करना, और इनमें अगर कहीं लगे तो यहाँ चेंज करने हैं तो ये सेक्रेटरी का काम है। और इसका सेक्रेटरी जो होता है वो सीनियर IAS ऑफिसर होता है। इस तरह आपको समझ में आया प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जो है ये सिर्फ सेंटर सेंटर्ड है, सिर्फ इसमें सेंटर गवर्नमेंट ही सेंटर सेंटर्ड है, याद रखिएगा, सेंटर सेंटर्ड, यानी इसमें स्टेटों का हक नहीं है। स्टेटस गर्चे सेंटर को जो भी कुछ करना होता है वो पहले कर लेती है, बाद में स्टेटों को पूछती है। यही चीज़ इसे नीति आयोग से डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि नीति आयोग में जो कुछ किया जाता है पहले स्टेटू से कंसल्टेशन की जाती है, भाई आपको इस पे क्या कहना है, आप अपनी राय दीजिए। लेकिन प्लानिंग कमीशन में पहले प्लानिंग कमीशन को जो भी करना होता था वो कर लेते थे, बाद में स्टेटस से वो डिस्कस करते कि हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन फाइनलाइज यही करते थे। और ये याद रखे, प्लानिंग कमीशन वाज द बॉडी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इसमें ज़्यादा डोमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स थे कि। और प्लानिंग कमीशन, ये याद रखे, प्लानिंग कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के माथात भी नहीं थी इस हिसाब से। ये कह लेती थी कि मानो कि हमें फंडिंग इसकी क्या आती थी, ये खुद ही अप्रूव करते थे। लेकिन नीति आयोग जो है, नीति आयोग की फंडिंग स्टेट सेंटर से डिस्कस करने के बाद उनकी फंडिंग होती है प्लानिंग कमीशन में। और ये नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन खुद ही अप्रूव करती थी कि इनको कितने फंड्स चाहिए। यानी मानो कि इट वाज फुली डोमिनेटेड बॉडी एंड इट वाज सेंटर सेंटर्ड बॉडी, और ब्यूरोक्रेट इसमें ज़्यादा रोल अदा करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि इसलिए बाकी मामलात में इसलिए इसे कहा गया है कि इसे डिफरेंट नाम दिए गए हैं। इसे इकोनॉमिक कैबिनेट भी कहा गया है, यानी इकोनॉमिक कैबिनेट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैबिनेट, या फिफ्थ व्हील ऑफ कोच भी कहा गया है। या इसे इकोनॉमिक कैबिनेट भी कहा गया, इकोनॉमिक कैबिनेट भी कहा गया है, इकोनॉमिक कैबिनेट भी कहा गया है। और इसका एक और नाम है पैरेलल कैबिनेट, पैरेलल कैबिनेट। तो ये सब चीज़ें आपको जहन नशीं हुई होगी कि असल में प्लानिंग कमीशन क्या था। प्लानिंग कमीशन जो थी, प्लानिंग कमीशन उन कंट्री में इस्टेब्लिश किया जाता है जिनकी इकॉनमी बहुत कम होती है। प्लानिंग कमीशन स्टेप वाइज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होती हैं। एंड प्लानिंग कमीशन वाज बारोड फ्रॉम द रशिया। प्लानिंग कमीशन वाज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। It means there was no mention of the planning commission in the original constitution, nor it has been passed by any act of the parliament, but it was a resolution passed by the that time's cabinet ministers. And planning commission was centered. Third one, planning commission was highly dominated by bureaucrats, and planning commission authorizes the allocates the funds without consulting
consultation with the status, but in unlike Niti Aayog, which first discusses the problems with the status and later take the decision, उसको कोई फंड अप्रूव करने का हक नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन इस तरह प्लानिंग कमीशन को बाद में जो इसके जितने भी फंक्शंस हैं उन पर कल हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।